तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों आज अपने राजस्थान के जो इतिहास है उसमें मारवाड़ के राठौड़ पढ़ेंगे। इससे पहले अपने दोस्तों क्या कर चुके हैं, अगर इतिहास की बात करें तो सभ्यताएं कर चुके हैं, सारी प्रमुख शिलालेख कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों मेवाड़ का आपका पूरा इतिहास हो गया है। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, पूरा अच्छे से यहाँ पे करवाया गया है आपको। मेवाड़ के इतिहास के अलावा बात करें तो ज्योग्राफी भी आपकी 50 जिलों के अनुसार चल रही है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका चौहान वंश है, ठीक है, ये भी पूरा हो गया, जिसमें अपने रणथंभौर के चौहान, सांबर के चौहान और जालोर के चौहान प्रमुख रूप से यहाँ पे कर चुके हैं। आज अपने राजस्थान का जो इतिहास है इसमें मारवाड़ के राठौड़ पढ़ने वाले हैं पूरा अच्छे से, कैसे इनकी व्युत्पत्ति के सिद्धांत हैं, अलग अलग मत हैं सबके, उसके बारे में जानेंगे। जो प्रमुख शासक है उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है, ये एक क्लास है, इसकी आगे एक दो क्लासों में ये कंप्लीट हो जाएगा जो मारवाड़ के राठौड़ है। सबसे पहले दोस्तों अपने कोई भी वंश पढ़ते हैं ना, तो उसकी उत्पत्ति पढ़ते हैं कि किसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो उनकी उत्पत्ति के अलग अलग मत है। पुराने टाइम में ऐसे तो है नहीं कि एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह थे या सब कुछ ऐसा चलता था। ठीक है, तो अलग अलग सबके मत है। तो अब जिसमें जो कॉमन मिलता है वो मान लिया जाता है। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों राठौड़ वंश की, तो जो राठौड़ आपको ये शब्द दिख रहा है ना, ये कहाँ से आया? सबसे पहले तो ये संस्कृत का एक शब्द आता है, राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट अपने एक वंश भी पढ़ते हैं अलग से। ठीक है, जब अपने भारत का इतिहास पढ़ते हैं। प्राकृत प्राकृत रूप से दोस्तों इसे क्या बोला गया? रटोड़। बर्बाद में ऐसे करते करते इसको क्या बोलने लगे? राठौड़ बोलने लग गए। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे और भी मत आते हैं। अब जैसे भाटियों की पोथी आती है, तो उसमें क्या बताया गया? हिरण्यकश्यप की यहाँ पे संतान बताया गया है। तो ये एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि हिरण्यकश्यप की संतान किसने बताया है राठौड़ों को। ऐसे आपको याद रखना है कि भाटियों की पोथियों में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये वंशावली वगैरह लिखते हैं ये, ठीक है, जो बड़ी बड़ी पोथियाँ होती है। दयालदास की ख्यात की बात करें तो सूर्यवंशी बताते हुए इन्हें ब्राह्मण बल्लभ राव की संतान यहाँ पे बताया गया है। नैणसी, पृथ्वीराज रासो, जोधपुर राज्य की ख्यात है, इसमें कन्नौज से आना बताया गया है। अब कन्नौज से आते हैं तो जयचंद गढ़वाल से है ना, इसका संबंध कहीं ना कहीं हो जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जयचंद गढ़वाल का वंशज राठौड़ों को किसने बताया है। एक तो कर्नल जेम्स टोड आते हैं, इन्होंने बताया है। एक विश्वेश्वर नाथ रेऊ आते हैं, ये जयचंद का क्या बताते हैं? इसे वंशज बताते हैं। कैसे बताते हैं ये भी जानेंगे। इससे पहले देखो, जो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, ये बदायूं के राठौड़ों का वंशज इन्हें बताते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों आपको याद होगा, जयचंद का तराइन के युद्ध में साथ देता है पहले पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। फिर बाद में दोस्तों जो जयचंद की बेटी आती है संयोगिता, ठीक है, तो उसको जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय करके विवाह कर लेते हैं उनसे। उसके बाद इनसे थोड़ी अनबन हो जाती है और ये इस मोहम्मद गोरी का साथ देते हैं। लेकिन बाद में एक चंदावर का युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध। अब ये कब होता है? ये होता है दोस्तों 1194 ईस्वी में। किसके मध्य? इधर तो आपका होगा जयचंद और इधर होगा मोहम्मद गोरी। अब जो जयचंद गढ़वाल है, अब ये यहाँ पे क्या है, हार जाता है, और ये मोहम्मद गोरी यहाँ पे जीत जाता है और यहाँ पे ये मारा भी जाता है। अब इसका दोस्तों पुत्र आता है हरीशचंद्र। हरीशचंद्र इसका पुत्र आता है। अब आपको थोड़ी सी यहाँ पे कहानी, ये याद नहीं रखना आपको, बस थोड़ा सा सुनते जाओ। अब जो हरीशचंद्र है ना, ये क्या करेगा? अब कन्नौज पर बैठ जाता है, या कन्नौज की गद्दी पे बैठ जाता है, कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। तो कन्नौज की ये बैठ गया गद्दी पे। अब यहाँ पे बैठने के बाद दोस्तों यहाँ से इल्तुतमिश आता है। कौन आता है? इल्तुतमिश। ये अधिकार कर लेता है कहाँ पे? कन्नौज पे। ये कन्नौज पे अधिकार करता है तो इसको जानना पड़ा, ये चला जाता है दोस्तों फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद
फर्रुखाबाद का एक गांव आता है महुई गांव, यहाँ चला जाता है हरीश चंद्र। अब यहाँ जाने के बाद इसका छोटा पुत्र आता है हरीश चंद्र का, सेतराम का, सेतराम इसका पुत्र आता है सेतराम। और सेतराम का दोस्तों जो पुत्र हुआ वो हुआ रावसिया। अब ये रावसिया क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रावसिया को ही है ना दोस्तों क्या माना जाता है, राठौड़ों का मूल पुरुष। राठौड़ों का जो मूल पुरुष है ना वो इसको ही माना जाता है, रावसिया को। अब रावसिया की अगर बात करें तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट यही है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कि राठौड़ों का मूल पुरुष किसे कहा जाता है, बार बार पूछा गया है, तो रावसिया को। जयचंद गढ़वाल का इसको वंशज माना गया है। अब यहाँ पे रावसिया क्या करते हैं दोस्तों, काली नदी के तट पर एक दुर्ग बनाते हैं महुई में ही, ठीक है, महुई में चले गए थे। अब इसके बाद फर्रुखाबाद पर मुस्लिम अधिकार हो गया था और सिया ने द्वारिका के लिए यहाँ पे प्रस्थान किया। मार्ग में पुष्कर में अपने पड़ाव के दौरान भीनमाल के जो भी ब्राह्मण तीर्थार्थी थे उनको मुस्लिम लुटेरों से बचाया, जो भी भीनमाल ब्राह्मणों की रिक्वेस्ट पे। इसके बाद दोस्तों वहाँ से मुक्ति दिलाने के बाद सिया ने पालीवाल ब्राह्मण आते हैं, ठीक है, उनको भी भील मीणा व मेरों के आतंक से उनका छुटकारा दिलवाया। तो भीलमान के ब्राह्मण तीर्थार्थियों को मुस्लिम लुटेरों से बचाया सिया ने। इसके बाद पाली को भील मीणा मेरों के आतंक से मुक्त करवाया। ये सारा काम किसने किया, रावसिया ने। अब ये करते करते फिर बिट्ठू गांव के पास है ना एक लेख आता है कि मुस्लिम लुटेरों से लड़ते 1273 ईस्वी में वो क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और मेन जो सीए है ना वो अपना पाली के उत्तर पश्चिम के पास ही अपना राज्य स्थापित कर पाते हैं, मतलब उस एरिया को ही कवर कर पाते हैं, जीत पाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जो नेक्स्ट उनका जो उत्तराधिकारी आएगा वो आएगा राव आस्थान, ठीक है। आस्थान का जो शासनकाल दोस्तों वो रहेगा वो 1273 से 91 ईस्वी रहेगा। ये क्या होता है कि पाली से हटकर गुंदोच गांव में अपनी शक्ति इकट्ठी करता है, खेड़ व ईडर पर अपना अधिकार करता है राजस्थान। जलालुद्दीन खिलजी की सेना जब पाली पर आक्रमण की तो आस्थान पाली की रक्षा करता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो जो जेके आता है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, ये आक्रमण करता है कहाँ पे, पाली पे। तो वो अपनी पाली की अपने राज्य की रक्षा करता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो 1291 की बात है, ठीक है, राव आस्थान। अब जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा राव दूहड़, ठीक है। दूहड़ का दोस्तों यहाँ पे शासनकाल 91 से 1309 ईस्वी तक रहता है। कितना, 1291 से 1309 ईस्वी तक रहता है। ये क्या करता है दोस्तों, सबसे पहले आपसे पूछे कि प्रतिहारों को परास्त कर मंडोर पर अधिकार सर्वप्रथम किसने किया, सर्वप्रथम तो ये करता है राव दूहड़ ही करता है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता, ठीक है। ये 1309 में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि नगाड़ा बाड़मेर में नागणेची माता का मंदिर बनवाया, तो किसने बनवाया, तो राव दूहड़ के द्वारा बनवाया गया। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये मंदिर अब बाड़मेर से किस जिले में चला गया, बालोतरा में, जो आपका नया जिला बालोतरा बना है, ठीक है। तो बालोतरा में चला गया नागणेची माता का मंदिर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राव दूहड़ के द्वारा बनाया गया, ये याद रखोगे आप चीज़, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इन्हें कौन सी देवी कहा जाता है, इन्हें चक्रेश्वरी देवी भी कहा जाता है, ध्यान रखना। जो नागणेची माता है इन्हें क्या कहा जाता है, चक्रेश्वरी देवी। तो ये पचपदरा के पास है, अब बालोतरा में पड़ेगा, ठीक है। ये पूर्व में कहाँ पे था, बाड़मेर में, अब बालोतरा जिले में पड़ गया, नए जिलों के अनुसार बात करें तो। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि नागणेची माता की काष्ठ की लकड़ी द्वारा निर्मित प्रतिमा है। इसके अलावा ये मूर्ति दोस्तों आपके कर्नाटक से लाई गई थी, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखोगे राव दूहड़ के बारे में, ठीक है। फिर दूहड़ के पुत्र आते हैं रायपाल, ये फिर से मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये प्रतिहारों से संघर्ष में वीरगति को प्राप्त हो गया 1309 में, ठीक है। और इनके छोटे भाई
राव दुअड़ के छोटे भाई राव धांधल आते हैं, जिनके पुत्र पाबू जी जो राजस्थान के क्या हैं, लोक देवता के रूप में हमें इन्हें पूजते हैं, पाबू जी को। अब बात करें दोस्तों, दुअड़ के बड़े पुत्र आते हैं रायपाल। ये फिर से है ना आप किस पे अधिकार करता है, मंडोर पर। भाटियों व तुर्कों से लड़ता हुआ यहाँ पे ये भी क्या होता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अगला इसका दोस्तों उत्तराधिकारी दोस्तों भीम आता है। ये भी भाटियों के साथ संघर्ष में ही मारा जाता है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो दोस्तों फिर आता है एक राव छाड़ा। ठीक है, छाड़ा से पहले दोस्तों यहाँ पे जो भीम है इसका उत्तराधिकारी आता है कनकपाल। कनकपाल का उत्तराधिकारी आता है जालनसी। ठीक है, जालनसी का दोस्तों यहाँ पे पुत्र आता है छाड़ा। छाड़ा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये था शक्तिशाली शासक। ठीक है, इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, राव छाड़ा। तो राव छाड़ा के पिता का नाम है जालनसी और ये शक्तिशाली शासक था। इसने जैसलमेर के राव, जालोर, नागौर, सोजत आदि प्रदेश के शासकों को यहाँ पे परास्त किया। उमरकोट के सोडों को भी परास्त किया। 1344 ईस्वी में सोनगरा और देवड़ा चौहानों से लड़ता हुआ ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। अगर अपने बात करें राव छाड़ा की, ठीक है, तो चौहानों से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया राव छाड़ा। फिर इसका दोस्तों अगला उत्तराधिकारी आता है, वो आता है दोस्तों राव तीड़ा। ये सोनगरा चौहानों को परास्त करता है। देवड़ा, बालीचा, बाटी, सोलंकियों को भी ये परास्त करता है। इसके अलावा तुर्की सेना से सिवाना की रक्षा करते हुए, जो सिवाना का दुर्ग है जिसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है और मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली भी कहा जाता है। अब राव तीड़ा के बाद अगर अपने बात करें दोस्तों तो राव मल्लीनाथ आते हैं। ये भी राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं राव मल्लीनाथ। तुर्कों से मेवा छीनकर राठौड़ों का आधिपत्य यहाँ पे स्थापित किया। वैभव शक्ति के आधार पर रावल की उपाधि इन्होंने धारण की। राजधानी को राव मल्लीनाथ ने किसको बनाया, नकोड़ा को बनाया। ठीक है, राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं राव मल्लीनाथ। अब मेन जो इम्पोर्टेंट आएंगे वो आएंगे राव चुंडा। यहाँ से अपने को अच्छे से सारी चीज़ें पढ़नी है। तो इनके चाचा आते हैं मल्लीनाथ। इनकी सहायता से ये मंडोर पे अधिकार करते हैं और राजधानी बनाते हैं मंडोर को। अब मंडोर पे अधिकार मैंने आपको बताया पहले, तो राजधानी किसको बनाया मंडोर को, राठौड़ों ने के किस शासक ने मंडोर को राजधानी बनाया, तो राव चुंडा के द्वारा बनाया गया। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ जाती है, ये ध्यान रखना। मंडोर पे अधिकार किया और उसको राजधानी बनाया। अब बात करते हैं दोस्तों राव चुंडा के बारे में। इन्होंने अपनी साहस और कूटनीति से वापिस दोस्तों आसपास के जो क्षेत्र है, खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, इन पे भी अधिकार कर लिया। ठीक है, और ये पुंगल भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में ये मारे गए। ठीक है, इन सभी जगहों पे अधिकार किया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। बस राजधानी मंडोर को बनाया, ये चीज़ याद रखना आप बस। पुंगल के भाटियों द्वारा धोखे से 1423 ईस्वी में मारे गए। नागौर के पास दोस्तों चुंडासर यहाँ पे तालाब बनवाया। तो चुंडासर जो तलवार है, ये सॉरी तालाब है नागौर के पास, किसके द्वारा बनवाया गया, राव चुंडा के द्वारा बनाया गया। इसके अलावा बात करें दोस्तों, इनकी पत्नी आती है चांद कंवर, जो चांद बावड़ी निर्माण करवाती है जोधपुर में। ठीक है, राव चुंडा की पत्नी आती है चांद कंवर, जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण कराती है। लेकिन इनकी का प्रभाव जो था ना, कौन सी पत्नी का ज़्यादा था, किशोर कंवरी का। ये इनका पुत्र आता है कान्हा, इसको बना देती है उत्तराधिकारी। लेकिन कान्हा क्या है कि दोस्तों यहाँ पे युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। कान्हा की अगर बात करें तो ये सांकला तथा भाटियों के साथ संघर्ष में मारा जाता है कान्हा। ये क्या गया, मारा गया। अब यहाँ पे आपने रणमल का नाम तो सुना ही होगा जब अपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे, कि ये अपनी बहन हंसाबाई का सशर्त विवाह कर देता है लाखा से। इससे जो उत्पन्न पुत्र मोक्कल होता है वही आगे शासक बनता है। अब जो रणमल है, अब ये यहाँ पे नेक्स्ट शासक बनेगा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे रणमल ही पढ़ेंगे, क्योंकि कान्हा तो यहाँ पे मारा गया। रणमल का पूरा प्रभाव होता है, मेवाड़ पे भी पढ़ने लगता है, वहाँ भी हस्तक्षेप करने लगता है ये। फिर जो कान्हा है ये सांकला तथा ये हमने पढ़ ही लिया कि उसके जो उत्तराधिकारी है उसका भाई जो रणधीर है या रणमल को मारवाड़ आमंत्रित किया। ठीक है,
और जो अब जो शासक बनेगा वो राव रणमल ही बनेगा, इम्पोर्टेंट यही है। जो 1427 से 1438 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। ये मेवाड़ में भी आक्षेप करने लगता है, तो इसी चक्कर में इसकी प्रेमिका होती है बारमली द्वारा इसे जहर दिलवा दिया गया रणमल को। ठीक है, ये तो अपने जान ही चुके कि अपनी बहन हंसाबाई का विवाह लाखा से किया। भाणजे मोकल पे मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन पे भी ये आक्षेप करने लग गया। ठीक है, बाकी इसमें रणमल के बारे में इतनी चीज़ें याद नहीं रखनी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है राव जोधा। ठीक है, इसका शासनकाल दोस्तों यहाँ पे 1438 से 89 ईस्वी तक रहता है। रणमल का ये पुत्र था। पिता कौन आते हैं इसके? रणमल आते हैं। जंगलों में रहकर अपनी शक्ति संगठित की, मंडोर प्राप्त करने के लिए बहुत सारे विफल प्रयास किए। ठीक है, सफल नहीं हुए। 1453 में मंडोर पर अधिकार करने में ये सफल होते हैं। 1453 ईस्वी में यहाँ पे ये सफल होते हैं। और मेवाड़ के साथ सुलह करने के लिए अपनी पुत्री संगार देवी का विवाह मेवाड़ राजकुमार रायमल से भी ये कर देते हैं। ठीक है, तो मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किया रायमल से। और जोधपुर नगर, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला कि जोधपुर किसने बसाया, तो राव जोधा बार बार पूछा जाता है। ये सन भी याद रखना कि कब बसाया गया, 1459 ईस्वी में। राजधानी जोधपुर को किसने बनाया? राव जोधा ने बनाया। आराम से याद रख सकते हो, इसके नाम में भी जोधा ही आ रहा है। चिड़िया टूक पहाड़ी आती है दोस्तों, इस पे मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसे अपने गढ़ चिंतामणि भी बोलते हैं, इसका निर्माण कार्य भी किसने करवाया? तो ये दुर्ग भी दोस्तों राव जोधा के द्वारा बनाया गया। और इसके अंदर देखो, जो बालोतरा में नागणेची माता है उसका मंदिर तो दौड़ बनवाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दुर्ग में जो नागणेची माता का मंदिर है ना, वो राव जोधा बनवाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो किले के भीतर जो नागणेची माता का मंदिर है ये किसने? राव जोधा ने बनाया। तो प्रश्न को आप अच्छे से जरूर पढ़ें। फिर राव जोधा की पत्नी आती है दोस्तों जसमादे, ये रानीसर तालाब बनवाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि रानीसर तालाब किसके द्वारा बनाया गया? जसमादे के द्वारा। इसकी माता आती है कोडम दे के नाम पर, कोडम देसर तालाब भी बनाया गया। इनका पुत्र दोस्तों राव बीका आता है, जो बीकानेर बसा देता है 1488 ईस्वी में बैसाख शुक्ल तरीक या आखा तीज को। ठीक है, कब? 1488 ईस्वी में। और जबकि जोधपुर की स्थापना कब होती है? 1459 ईस्वी में होती है। सारे याद रखोगे। जयपुर की कब हुई? ठीक है, 1527 में। तो सारी आपको याद रखनी है। फिर आता है दोस्तों अगला शासक, इसका उत्तराधिकारी राव सातल। सातल इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, सातल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक अजमेर का सूबेदार आता है, इस मल्लुका इसका सेनापति, ये बहुत सारी महिलाओं को यहाँ पे क्या है कि बंदी बना लेता है। अब यहाँ पे मारवाड़ के शासक होते हैं राव सातल। ये घुड़ले खां को मार देते हैं इस पे आक्रमण करके, और महिलाओं को छुड़ा देते हैं। अब इस जीत की खुशी में ये ना महिलाएं मटके में जो छिद्र करके, ठीक है, इसमें दिया रख के घूमती है। तो गुड़ला त्योहार मनाया जाता है मारवाड़ में। ठीक है, तो गुड़ला त्योहार जो मनाया जाता है मारवाड़ में, तो गुड़ला महोत्सव की शुरुआत इसी के समय हुई अगर पूछ ले तो राव सातल के समय। इसके अलावा इनकी पत्नी आती है दोस्तों जो फूले लाव तालाब का निर्माण करती है, फूला भटियाणी। ठीक है, उसके अपने नाम से। तो फूला भटियाणी ये क्या करती है? फूले लाभ तालाब का यहाँ पे निर्माण करवाती है। फिर अगला जो शासक आएगा ना दोस्तों, वो आएगा राव सूजा। 1492 से 1515 ईस्वी तक इसका यहाँ पे शासनकाल रहने वाला है। राव सातल का ये छोटा भाई था। ठीक है, क्या था? सातल का छोटा भाई था। बाड़मेर कोटा जेतारण को जीतकर अपने राज्य में मिलाता है। ठीक है, जो पाली में पड़ता है जेतारण, उसको अपने राज्य में सम्मिलित करता है। और राव बीका ने इसके शासनकाल पे जोधपुर पे चढ़ाई करने की भी कोशिश की। ठीक है, और मेड़ता में राव वीरम ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसके अलावा उसके समय में सामंत शक्तिशाली होकर राज्य सत्ता को भी यहाँ पे चुनौती देने लग गए। ठीक है, तो राव बीका यहाँ पे वही बात कही गई है कि जो राव बीका है ये आक्रमण करता है जोधपुर पर। ठीक है, राव सूजा के समय ये क्या है कि यहाँ पे राज चिन्ह लेने आया था राव बीका। ठीक है,
अब ये माता जसमादे के कहने पे इसे राज चिन्ह दे देता है राव भिक्का को। मेड़ता में राव वीरम ने स्वतंत्र राठौड़ की सत्ता की भी शुरुआत कर दी। फिर बात करते हैं राव गांगा। अब राव गांगा है ना दोस्तों, इसका शासनकाल यहाँ पे 1515 से 1531 ईस्वी तक रहता है, या 32 तक रहता है। 31 या 32 माना जाता है, 1532 भी कई जगह आपको मिल जाएगा। अब जो राव गांगा है ये जोधपुर, फलोदी, पोखरण, सोजत, इन सारे प्रज्ञा ना इसके समय सम्मिलित थे। अब इसके समय इम्पोर्टेंट क्या आता है, ये अपने पुत्र मालदेव को दोस्तों खानवा के युद्ध में भेजता है सांगा की तरफ से लड़ने के लिए। ठीक है, राणा सांगा की, जो राणा सांगा ने पाती पेरवन की प्रथा इस युद्ध में अपनाई थी। सारे राजस्थान के या राजपूताना के शासक यहाँ पे लड़ने गए थे मोहम्मद गौरी से, सॉरी बाबर से। ठीक है, बाबर के साथ ही जो युद्ध हुआ था। इसके अलावा दोस्तों इसने 4000 सैनिक भी भेजे थे, 4000 सैनिक, और मेड़ता के रायमल को भी भेजा था। अब आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करेगा कि मारवाड़ से के समय राणा सांगा ने जो भेजा था ना, अब देख लड़ने तो इनके पुत्र जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, लड़ने तो मालदेव जाते हैं इनके, लेकिन उस समय शासक पूछ ले कि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था, तो राव गांगा आएंगे, सॉरी कौन आएंगे, राव गांगा। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब 1529 में इसके चाचा शेखा भी यहाँ पे जोधपुर पे आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो परास्त हो जाते हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो इनकी मृत्यु हो जाती है 1532 में। अब जो अगला शासक आएगा ना वो आएगा इम्पोर्टेंट, राव मालदेव, इनका पुत्र ही आता है। 1532 से 1562 ईस्वी इनका शासनकाल रहता है। अब ये खानवा के युद्ध में जो लड़ने गया, अब इनको ध्यान रखना, खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था और लड़ने कौन गया, तो लड़ने गया था राव मालदेव। ठीक है, हसमत वाला शासक भी इसे कहते हैं, और 52 युद्धों का विजेता भी दोस्तों राव मालदेव को कहा जाता है। ये क्या करता है कि नागौर, बदराजून, मेड़ता, अजमेर, सिवाना, जालौर पर आक्रमण कर अपना राज्य विस्तार करता है। और इसके अलावा 1536 में जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री आती है उमादे, जो रूठी रानी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। ये क्या है कि अजमेर के तारागढ़ में अपना समय बिताया था। ठीक है, मारवाड़ के राव मालदेव, ये जैसलमेर के लूणकर्ण की पुत्री आती है उमादे, जो रूठी रानी के नाम से। ये पूछा जाता है कि रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, उमादे। ठीक है, तो अजमेर में ये अपना समय बिताती है। हालांकि ये अन्य अपनी जो दासियां या पत्नियां उनके द्वारा समझाने भी भेजते हैं, लेकिन बात नहीं बन पाती वहाँ पे भी। ठीक है, अपना ये पूरा समय वहीं बिताती है, और जब मालदेव की मृत्यु होती है तो ये उनके साथ, उनकी पगड़ी के साथ सती हो जाती है। फिर दोस्तों इनके समय एक इम्पोर्टेंट युद्ध आता है, पहोबा का युद्ध, जो होता है 1541 ईस्वी में। अब जो पहोबा का युद्ध होता है ना, ये मारवाड़ के मालदेव है, सेनापति आएंगे इनके जेता और कुंपा, बीकानेर का राजा आएगा राव जयसी, इसको हार जाता है और इसको मार भी देते हैं, इसकी हत्या कर दी जाती है जेता और कुंपा के द्वारा, और बीकानेर के प्रबंधक जेता कुंपा को नियुक्त कर दिया जाता है। अब ये घटना होने पे इसके पुत्र क्या करते हैं, कल्याणमल और भीम दोनों चले गए शेरशाह सूरी के शरण में। अब शेरशाह सूरी क्या करेगा, आक्रमण करेगा मारवाड़ पे। ठीक है, जो कि अपना इम्पोर्टेंट युद्ध पढ़ेंगे, वो आएगा गिरी सुमेल का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गिरी सुमेल का युद्ध बार बार पूछा जाता है। 1544 और पहोबा का 41, दोनों की डेट आपको याद रखनी है। इसे जेतारण का युद्ध भी बोला जाता है। दिल्ली का शासक शेरशाह सूरी, इसके साथ कल्याणमल होते हैं। ठीक है, और भीम होता है। अब यहाँ पे क्या है कि मारवाड़ का शासक मालदेव और सेनापति आएंगे जेतार कोंपा। अब सेनापतियों के मिलने की यहाँ पे क्या कि झूठी खबर पहुंचा दी मालदेव के पास कि आपके जो सेनापति है ना जेता कुंपा, ये मिल गए हैं किससे, शेरशाह सूरी से मिल गए। तो इसके चलते जो मालदेव है ना, ये चले गए सिवाना दुर्ग, जो मारवाड़ के राजाओं की क्या थी, संकटकालीन शरण स्थली थी। अब लेकिन यहाँ पे जो जेता कुंपा है पूरी अच्छे से लड़ाई कर रहे थे, और ऐसा था कि युद्ध जो जीत रहा था वो मालदेव ही जीत रहा था। बड़ी मुश्किल से है ना यहाँ पे शेरशाह सूरी जीत पाया था, और इस बात को उसने भी एक्सेप्ट किया था
और ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किसने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि इसको भी पता है कि मैं बुरा हारते हारते जीता हूँ लास्ट में, ठीक है, बाल बाल बच्चा हूँ। तो ये इसी युद्ध के लिए कहा गया था, जो गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1544 में। तो जेता कोंपा यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट युद्ध आता है वो आता है हरमाड़ा का युद्ध, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जो हरमाड़ा है, इसमें मारवाड़ से मालदेव और मेवाड़ का शासक उदय सिंह, यहाँ पे उदय सिंह की हार होती है, मालदेव यहाँ पे जीत जाते हैं। और शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद मालदेव यहाँ पे पुनः इन सारे प्रगणों को प्राप्त कर लेता है, जोधपुर, फलौदी, पोखरण, बाड़मेर, कोटरा, जैसलमेर, जालौर, सॉरी, ठीक है, सभी को वापस अधिकार कर लेता है। और अरमाड़ा के युद्ध के बाद दोस्तों 1562 में इनकी मृत्यु हो जाती है मालदेव की। निर्माण कार्य की बात करें तो दोस्तों मालकोट का किला जो मेड़ता नागौर में है, सोजत का किला पाली में, पोकरण का किला जैसलमेर में, ये सब किसके द्वारा बनवाए गए? राव मालदेव के द्वारा बनवाए जाते हैं, ठीक है। तो मालदेव एक शक्तिशाली शासक था, तो अबुल फजल और निजामुद्दीन ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे हसमत वाला राजा कहा। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो हसमत वाला राजा इसे कहा मालदेव को, हसमत हसमत वाला राजा, ये कौन कहता है? ये कहता है दोस्तों यहाँ पे अबुल फजल और निजामुद्दीन, ठीक है, ये कहता है हसमत वाला शासक। मालदेव एक अच्छा निर्माता भी था। जोधपुर गढ़ कोट के साथ बहुत सारी उसने रणसीसर कोट, शहर पन्ना बनवाया, बहुत सारी दोस्तों उसने यहाँ पे चीज़ें भी बनाई। और अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में पानी की व्यवस्था करवाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर। अब नेक्स्ट है जो रावचंद्र सेन, मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है। तो रावचंद्र सेन भी जिन्हें मेवाड़ एक या प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको दोस्तों कंटेंट अच्छा लग रहा हो थोड़ा बहुत भी, तो डिस्कवर राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।